लास्ट टर्न पे कौन सा रिएक्शन होगा कौन सा नहीं होगा ये हम लोगों ने कर लिया है मामला, ठीक है ना सर। अगला हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट बातें नहीं भाई। अगला हेडिंग है सर इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट है क्या? इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट ये कहता है कि जब हमारे पास रिएजेंट आए, क्या हम लोगों ने रिएक्टेंट को दो भागों में डिवाइड कर रखा है, एक हम बोलते हैं सबस्ट्रेट और दूसरा बोलते हैं रिएजेंट। रिएजेंट जो होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, यही मतलब है, बस इतना ही अंतर है। कहा जाता है जब रिएजेंट अटैक कर रहा होता है किसी भी पाई बॉन्डेड सिस्टम में, पाई बॉन्डेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड का एक तरफ शिफ्ट हो जाना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। तो लिखिएगा कंप्लीट ट्रांसफर complete transfer of pi electron of one of the multiple bonded one of the multiple bonded atom at a time of attack of reagent। बहुत आराम से समझ में आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉल्ड इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। पहले उतार लीजिए। ये कह रहे हैं जब हमारे पास कोई पाई बॉन्डेड सिस्टम होगा, पाई बॉन्डेड सिस्टम का मतलब मैं अभी मान लो ए डबल बॉन्ड बी, एक जनरल केस ले रहा हूं, ठीक बात। क्या बेटा यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? बिल्कुल है। तो पाई बॉन्ड वीकर होता है, टूटेगा तभी कुछ रिएक्शन होगा। जब तक कोई आया नहीं तब तक यहां कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पर ले आए रिएजेंट, और आपको पता है रिएजेंट का मतलब है उसके पास एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और एक न्यूक्लियोफिलिक। अभी हम इस चर्चा में नहीं पढ़ रहे हैं कि कौन पहले अटैक करेगा, अभी सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि इसके पास एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और एक न्यूक्लियोफिलिक। तो इनमें से कुछ भी अगर अटैक करना है तो उसके इसे देखकर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो अगर एक तरफ शिफ्ट होंगे तो किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज आएगा और किसी पर पॉजिटिव चार्ज। तो ऊपर लिखा है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ वन ऑफ द मल्टीपल बॉन्डेड एटम, यानी किसी भी एक मल्टीपल बॉन्डेड एटम की तरफ शिफ्ट हो जाना। वो भी कब? जब कोई रिएजेंट अटैक करने वाला हो, यानी रिएजेंट के अटैक के समय। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। तो एक बात हमको ये बताइएगा, यहां क्या बनेगा ये भविष्य की बात है, ये आगे बात करेंगे। लेकिन क्या ये इफेक्ट परमानेंट है या टेम्परेरी है? क्योंकि ये नहीं होते तो डबल बॉन्ड जैसा था वैसा ही
रहता, कोई शिफ्टिंग विफ्टिंग होने वाली नहीं थी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये किस प्रकार का इफेक्ट होगा? एक टेम्परेरी इफेक्ट। लिख लीजिए सर, एक टेम्परेरी इफेक्ट है। यानी जितनी भी रिएक्शन एल्कीन और एल्काइन की हम लोग पढ़ेंगे उनमें बार बार अपने को यूज होगा। और एल्कीन और एल्काइन क्या, जहां जहां डबल बॉन्ड होगा, जैसे कल को एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ेंगे तो सी डबल बॉन्ड ओ होता है, वहां भी पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा सर। बोलिए, कल को अगर हम साइनाइड की रिएक्शंस पढ़ेंगे तो सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, वहां भी पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, तभी कार्बन नाइट्रोजन पर कुछ अटैक करेगा। इसका मतलब ये एक अच्छा इफेक्ट है। जितने भी मल्टीपल बॉन्डेड वाले अपने पास हमेशा सबस्ट्रेट हमारे पास होंगे, उनमें रिएक्शन अगर हमें रिएजेंट की करानी है तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है मामला? अब सर क्या हमारे पास एक अगला सवाल ये क्रिएट होता है कि आपने तो बड़े आराम से बता दिया कि जब भी कोई रिएजेंट लाओगे, यानी कोई चीज रिएक्ट करने के लिए लाओगे, HBr, HCl, HI, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। ये तो बातचीत वाली बात हो गई। लेकिन अब हमको ये सिखाओ कि हम किस तरफ शिफ्ट करें, क्योंकि एटम सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी। तो उसके 3 केसों में बांट दिया गया है। पहला केस लिखिएगा, केस 1। अगर हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन या एल्काइन है, इन सिमेट्रिकल एल्कीन एंड एल्काइन, रिप्रेजेंटेशन मैं तुम्हारे सामने डबल बॉन्ड का दिखाऊंगा। जैसा डबल बॉन्ड में होगा वैसा ही ट्रिपल बॉन्ड में हो। कहा यह गया कि अगर आपके पास कोई एल्कीन है, मान लो, बल्कि अपन लोग अगर सिमेट्रिकल लिख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से लिखें तो ज्यादा अच्छा है, RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R। तो क्या ये R ये बता रहा है कि दोनों तरफ सेम चीज जुड़ी हुई है सर? इसका मतलब ये एल्कीन किस कैटेगरी में है? सिमेट्रिकल एल्कीन की कैटेगरी में ये आ गई है सर। अब सर हम कोई रिएजेंट लेकर आए तो इन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, जब आप रिएजेंट लेकर आएंगे तो पाई बॉन्ड शिफ्ट होना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में हम ये बोलते हैं कि पाई बॉन्ड किसी भी तरफ शिफ्ट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर आपका मूड करे तो आप इस तरफ शिफ्ट करो, और अगर आपका मन करे तो आप इस तरफ शिफ्ट करो। दोनों ही सिचुएशंस पॉसिबल हैं, आराम से आप कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो। तो यहां टिक मार लीजिएगा, ये भी सही है और ये भी सही है। तो आगे लिखिएगा, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन या एल्काइन है तो हम लोग ये बात आराम से बोल सकते हैं कि पाई बॉन्ड शिफ्ट इन एनी डायरेक्शन। यानी हमारा पाई बॉन्ड किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट होने के लिए तैयार है, किधर भी शिफ्ट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक बात बता दूं, रिएजेंट क्या है वो तो बात की बात है। अगर हम शिफ्ट करेंगे तो क्या यह बात तय है कि किसी भी एक तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा? वो डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। तो क्या इनके ऊपर कुछ चार्जेस आना शुरू हो जाएंगे? वो चार्ज आपको क्या नजर आएंगे? प्लस और माइनस, क्योंकि मैं यहां पर ऊपर वाला ले रहा हूं, ठीक है ना। तो दिखाने के लिए एक कार्बन पर प्लस आएगा और एक पर माइनस आएगा। और ये सिचुएशन कैसी है? बीच की सिचुएशन है, यानी हम इसे बोलेंगे इंटरमीडिएट। क्या बोलेंगे बेटा? इंटरमीडिएट, यानी इंटरमीडिएट सिचुएशन है।
यही सेम चीज एल्काइन में भी काम करेगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यहां नीचे साइड में जरूर लिख लीजिएगा दूसरा वाला भी, कि अगर बेटा मैं यहां लिख दूं आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर है और आपने किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में शिफ्टिंग की बात की, तो आप किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोचने समझने की जरूरत नहीं है, किधर भी शिफ्ट करो। अच्छा, जब पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या 2 पाई बॉन्ड होते हैं, यानी कि पहले तो एक एक करके ही ब्रेक होगा, तो पहले एक बॉन्ड टूटेगा पाई बॉन्ड, फिर दूसरा टूटेगा। डिपेंड करेगा आपका जो रिएजेंट है उसकी औकात कितनी है, वो किस मात्रा में लिया गया है। अगर वो ज्यादा है तो एक्सेस अमाउंट के केस में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में जितने पाई बॉन्ड होते हैं सब धीरे धीरे करके टूटते रहते हैं। और अगर कम होगा, मान लो मैंने कहा मैंने एक ही इक्विवेलेंट कोई चीज ली है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक ही मॉलिक्यूल मान लिया जाए। अगर बहुत सिंपल भाषा में बात करें तो एक ही पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर दूसरा टूटेगा नहीं। क्लियर है बात? हटाया जाए। अगला केस आएगा अगर हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन या एल्काइन लिया। केस नंबर 2, लिखिएगा इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन एंड एल्काइन, हैशटैग कर लीजिए, यही बार बार आपके सामने आएगा। ठीक बात। अब मैं यहां पर अगर आपसे डायरेक्ट बात करूं तो मैं ये कहूंगा पाई बॉन्ड, बाकी वो इफेक्ट क्या है बाद में देखेंगे, ऐसे तोड़ो कि बनने वाला कार्बोकैटायन स्टेबल बने। इसीलिए आपने रिएक्शन मैकेनिज्म का फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, बनने वाला कार्बोकैटायन कैसा बने, स्टेबल बने। यानी सीधा फंडा, पाई बॉन्ड ऐसे तोड़ो कि बनने वाला कार्बोकैटायन स्टेबल बने। एग्जाम्पल से अभी शुरुआत कर देंगे। अनसिमेट्रिकल है मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम चीज नहीं है। यहां हमने कोई रिएजेंट लिया और आज ही हम तुमको रिएक्शंस में भी उतार देंगे, मैदान में ले आएंगे, रिएक्शन भी करने लगोगे। हमने कोई रिएजेंट लिया, अब हमें इसको ब्रेक करना है सर, तो बात को समझिएगा जरा। अगर मैं इसे इस प्रकार से ब्रेक करता हूं तो ये पहला नंबर है, यानी पहला तरीका है। ठीक बात। अगर इसी को मैं ब्रेक करता हूं इस तरीके से तो ये मेरा सेकेंड वे है बॉन्ड ब्रेकिंग का। बना लीजिए सर। और दोनों तरीकों से जो बनेगा उसको बाहर लिखते हैं। क्या बेटा, अगर आप, मैं यहां बात कर रहा हूं ये पहले तरीके से और यहां पर दूसरे तरीके वाला, तो अगर मैं पहले तरीके से बॉन्ड की ब्रेकिंग करता हूं तो बनेगा CH3 CH CH2, पाई बॉन्ड टूट गया है तो हरे वाले के हिसाब से क्या कार्बन के ऊपर यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां नेगेटिव। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको देखना क्या है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। क्लियर है मामला? दिख दोनों ही रहे, इसलिए पहले शुरुआत में मैं पूरी बात लिख रहा हूं। यहां आते हैं बेटा,
अगर दूसरे तरीके से ब्रेक करोगे तो CH3 के बगल वाले कार्बन पर माइनस और सबसे किनारे वाले कार्बन पर प्लस आएगा। आपका सारा कंसंट्रेशन इस कार्बोकैटायन पर होना चाहिए, यही है कार्बोकैटायन। अब हमको सिर्फ इतना बता दीजिए कहां पर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा है। क्या अगर यहां पॉजिटिव चार्ज है तो मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा, आपने घर में हाइपर कंजुगेशन पढ़ा या नहीं, अब यहां शुरू लगने वाला है। क्या मेथिल का प्लस आई इफेक्ट लगता है? और क्या मेथिल के पास यहां जो कार्बन है वहां अल्फा हाइड्रोजन 3 है सर, इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो क्या यहां पर साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी लग रहा है? ये दोनों इफेक्ट क्या कार्बोकैटायन का मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यानी कि उसको क्या कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं। तो अगर मुझसे कोई कहेगा तो मैं कहूंगा ये वाला कार्बोकैटायन जो है वो इससे क्या है, ज्यादा स्टेबल। इसका मतलब इन दोनों में कौन सा वे सही तरीका माना जाएगा? फर्स्ट वाला। बोलो भैया, कौन सा तरीका बढ़िया होगा? पहला वाला। तो इसका मतलब जब भी हम इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे, हमेशा हम इसको बॉन्ड ब्रेक करके, यहां मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, इस तरीके से बनाकर रख देंगे। यहां प्लस मानेंगे और यहां माइनस मानेंगे। ठीक बात है? इतने में थोड़ी निकल जाओगे, अब यहीं से तो खेल शुरू है। अब मैं तुम्हारे सामने कुछ मॉलिक्यूल लिखूंगा और तुम मुझे सबसे सही तरीका, यानी अब एक ही बार में आप हमको बताएंगे, अब दो दो एरो बना के दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए पहला मैंने लिखा और जाहिर सी बात है यहां रिएजेंट होगा ही होगा बेटा, तभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। अब आप केवल और केवल कार्बोकैटायन को ध्यान में रखते हुए बॉन्ड की ब्रेकिंग दिखाएंगे। आइए सर। चले, तरीका समझना जरा। एक बात हमको सिर्फ इतनी बता दो कि क्या तुम्हें यह समझ में आ रहा है कि या तो इस कार्बन पर प्लस आए या इस पर प्लस आए। अगर बेटा इस पर प्लस आया तो क्या एक मेथिल है जिसका प्लस आई लगेगा और अल्फा हाइड्रोजन 3 है जिनका हाइपर कंजुगेशन लगेगा। क्या हम सबको एक बात बड़ी कंफर्म है कि हाइपर कंजुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बोलो भैया, यानी अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या जितनी ज्यादा, हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा। ये पढ़ के आ रहे हैं। दूसरी बात, क्या जितने ज्यादा एल्किल लगे होते हैं उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है? यानी मैं बोल सकता हूं अगला कि प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप। ये तो हमें पता ही है कि एथिल और मेथिल में मेथिल का एथिल से ज्यादा है, लेकिन अगर एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ गई तो प्लस आई इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये दोनों बातें नोट कर लीजिए साइड में। चलें सर, आइए सर। क्या पहला वाला केस कार्बोकैटायन को अगर मुझे स्टेबल करना है तो यहां अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो ज्यादा प्लस आई और ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा सर। इसका मतलब हम इस बॉन्ड की ब्रेकिंग को इस तरीके से करेंगे, यानी इस कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो क्या वो पॉजिटिव चार्ज मोर
हाइपर कंजुगेशन एंड प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है मामला? बना लीजिए सर। ठीक बात। अब बार बार एक लाइन आएगी क्योंकि इसमें, इस खेल में हर बार तुम्हारे सामने कौन बैठा मिलेगा, कार्बोकटायन। तो अगर मैं तुमसे कहूं, बल्कि यहां क्यों कहूं, छोटी जगह में लिखने वाली बात ही नहीं है, इस सवाल को अभी रोक लेते हैं। ठीक बात, हटाएं। तो ये तो तय हो गया है कि यहां पर क्या आएगा, प्लस, और यहां माइनस आएगा। तो मैंने केवल प्लस बनाया है क्योंकि आप बात समझ रहे होंगे, सही तरीका बॉन्ड ब्रेकिंग का ये है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर कभी आपके पास, कलर बेकार है, अगर कभी आपके पास कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को लेकर कोई सवाल आए, बहुत गौर से सुनिएगा, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ये रट लीजिए, समझिएगा सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और जिस सीक्वेंस में लिखा रहे हैं उसी सीक्वेंस में याद रखना है। एक छोटा सा फेरबदल होगा साइक्लोप्रोपिल के केस में, वो अलग से लिखाएंगे, वो अभी नहीं लिखाएंगे। बोला जाता है कार्बन की स्टेबिलिटी अगर आपको देखनी है तो सबसे पहले याद रखिएगा एरोमेटिक कैरेक्टर, पॉजिटिव चार्ज के रेजोनेंस से आ रहा हो। क्या लाइन है पहली वाली, अगर पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस हुआ और सामने वाली चीज क्या हो गई, एरोमेटिक। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉजिटिव चार्ज के घूमने की वजह से अगर कोई एरोमेटिक हो जाए तो ऐसा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कैटेगरी में लिया जाता है। क्लियर है मामला? दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2, रेजोनेंस। अब बात करेंगे रेजोनेंस की, कि नॉर्मल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन, कैसा कार्बोकैटायन, रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक बात। अब सुनिएगा, सारा खेल यहीं छिपा है इसी पन्ने पे। रेजोनेंस स्टेबलाइज में भी दो प्रकार का रेजोनेंस स्टेबलाइज। कैसे? अगर मेरे पास कार्बोकैटायन इस प्रकार से दिया है, एक ये भाई साहब, देखते रहिएगा, एक ये भाई साहब, दोनों में ही रेजोनेंस हो रहा है, और ये मैंने आपको बढ़िया से पढ़ा रखा है। यहां ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है और कार्बन के ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है, ये इफेक्टिव रेजोनेंस की कैटेगरी में जाता है। यहां पर ये डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन है और इस रिंग के कॉन्जुगेशन की वजह से रेजोनेंस हो रहा है। इसका मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन दोनों है। बोलो बेटा। लेकिन उनमें भी अगर मैं बात करूंगा तो ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस में किस कैटेगरी को दूंगा, इधर वाले को, यानी कि ये इफेक्टिव रेजोनेंस की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस होने से क्या चीज है जो कंप्लीट हो गई है, ऑक्टेट का कंप्लीशन हुआ। ध्यान रखिए। जब ये दोनों बातें देख लीजिएगा तो फिर तीसरे नंबर पर आप ध्यान दीजिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या देखेंगे सर?
हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें साइक्लोप्रोपिल वाला एक आता है केस, उसकी बात अलग से करेंगे, बार बार बोल रहे हैं। हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट बाद में देखा जाता है। तो हाइपर कंजुगेशन देखने का सीधा सा फंडा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो। और उसके बाद दोस्त चौथे नंबर पर देखते हैं क्या, प्लस आई इफेक्ट। तो ये ऑर्डर है, इसी को अगर आपने आत्मसात कर लिया, समझ लिया, तो जितनी समस्याएं हैं सब समाप्त। तो हम क्या करेंगे कि ये तो समझा रहे हैं और अभी हम तुमको साले रटा देंगे ये, तो जो समस्या वाली चीज है वो खत्म हो जाएगी पहले ही। अरे बोलो ना यार, भाई तुम यहीं कंफ्यूज हो गए, तो जब तुम्हें याद ही हो जाएगा तो तुम क्या कंफ्यूज हो गए फिर। चलें सर, पहला कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। अगर कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस दिखा रहा है और रेजोनेंस करते करते वो कंपाउंड क्या हो रहा है, एरोमेटिक। अब एरोमेटिसिटी का प्रतीक क्या है, अगर रिंग प्लेनर है, रेजोनेंस हो रहा है, तो इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 10 पाई इलेक्ट्रॉन अगर घूमते हुए दिख रहे हैं तो उस चीज के अंदर कौन सा कैरेक्टर आएगा, एरोमेटिक कैरेक्टर, वो सबसे ज्यादा स्टेबल। दूसरा, रेजोनेंस रेजोनेंस हो रहा है, तो ये नहीं देखेंगे कि ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, पहले ये देखें कि ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस कहां है। ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑक्टेट को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, यानी ये ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस है, तो ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल माना जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस। तीसरे नंबर पे क्या देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और चौथे नंबर पे किसकी बारी आती है, आई इफेक्ट की। तो समझ में आ रहा होगा कि आई इफेक्ट कितना नीचे स्तर पे है, यानी कि सबसे लास्ट में ही देखा जाता है। वो क्लियर है मामला। अब उतार लिए यहां तक, अब जो सवाल है उस पे आ जाओ, अब हंसते खेलते निकाल दो। जल्दी सर इधर आओ। अब अगर प्लस यहां होता तो इस मेथिल से केवल क्या मिलता, प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन। भाई अब तो प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों शब्द की बात करेंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड की ब्रेकिंग इस प्रकार से होती, पॉजिटिव चार्ज यहां आता, तो क्या ये इस रिंग के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता। तो इसका मतलब ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से हम बॉन्ड की ब्रेकिंग किस तरफ करेंगे सर, उस तरफ। क्लियर है मामला, यानी लेफ्ट से राइट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के बगल वाले कार्बन पर लाएंगे। अच्छा, इस कार्बोकैटायन को क्या हम बेंजिल कार्बोकैटायन कहते हैं, बोलिए सर। तो याद रखना है, बेंजिल कार्बोकैटायन स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर है मामला, बना लीजिए। एरो समझ में आया आपको क्यों ब्रेक किया गया है, इफेक्ट मैंने पहले ही बता दिया है। तो जाहिर सी बात है, अगर इस तरफ प्लस लाते तो केवल हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट ही मिलता, और उससे ज्यादा इंपैक्टफुल क्या है, रेजोनेंस का इफेक्ट। क्लियर है मामला। और साथ साथ अपन लोगों ने यह भी बात समझ ली है कि केवल रट्टा नहीं मारेंगे कि रेजोनेंस होना अच्छी बात है, इफेक्टिव रेजोनेंस होना और अच्छी बात है, और रेजोनेंस होते होते एरोमेटिक बन जाना सबसे बढ़िया बात है। बोलो सर। तो अगर कोई एरोमेटिक हुआ है तो इसका मतलब उसके अंदर अचानक से शक्तिमान बन गया है वो। अरे बोलो भैया, तो इसलिए ध्यान रखना है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन और एल्काइंस को आप ब्रेक कर सकते हैं आराम से। वहां आपको हमेशा क्या याद रखना पड़ेगा, अभी इस लाइन की अहमियत समझ में आ रही होगी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी। अभी मैं तुम्हारा एक सवाल तुम्हारे मन में अभी भी होगा कि जब साला प्लस और माइनस दोनों आता है तो तुम्हारे पास ये ज्ञान कैसे आया कि तुम प्लस को ही स्टेबलाइज करा रहे हो, तुम माइनस को क्यों नहीं देख रहे हो, उसकी बातचीत अभी करेंगे। अगला है सर केस नंबर 3, हटाएं। झेल पा रहे हो ना, हाँ, नहीं झेल पा रहे हो तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम क्या करें यार, अब हम इसको बदल तो नहीं सकते। अब तो तुम तेज आदमी हो गए हो यार। केस नंबर 3,
एल्कीन और एल्काइन सिमेट्रिकल है तो किधर भी तोड़ो, एल्कीन और एल्काइन अनसिमेट्रिकल है तो ऐसा तोड़ो कि कार्बोकैटायन स्टेबल बने। और स्टेबिलिटी का महत्व तो हमारी नजर में क्या है कि पहला, अगर हमारा कार्बोकैटायन किसी तरीके से रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाए, दूसरा रेजोनेंस नहीं मिल रहा है तो ज्यादा हाइपर कंजुगेशन और ज्यादा प्लस आई मिलना चाहिए, तीसरा हाइपर कंजुगेशन नहीं मिल रहा है तो केवल प्लस आई से बात कर लेंगे। क्लियर है मामला? अब मुझे सिर्फ इतना बताइए, केस नंबर 3 में मैं बोलूंगा फॉर अदर कंपाउंड्स। अदर कंपाउंड का मतलब जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नजर आए, यानी ना एल्कीन हो और ना एल्काइन हो। जैसे बनाइए सर, साइनाइड है मान लीजिए हमने RCl लिया और रिएजेंट लिया, क्या यहां पर जब भी हम इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट दिखाएंगे, अब तो सारी कहानी खत्म हो गई। अब हम बोलेंगे कि जो हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं बोलूंगा पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम साइड, यानी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जहां जुड़ा होगा उस साइड हमारा पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहां पे कोई समस्या नहीं है। कभी भी C ट्रिपल बॉन्ड N को तोड़ेंगे तो हमेशा कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव और नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव। क्लियर है मामला? एक बात याद रखिएगा, यहां बुद्धिमानी मत चलाइएगा कि कार्बन पे अगर प्लस आ जाए और यहां कभी रेजोनेंस हो, यहां कोई रेजोनेंस काम नहीं करता। क्लियर है मामला? कल को अगर आपके सामने कोई कार्बोनिल दिखे, क्या दिखे? कार्बोनिल C डबल बॉन्ड हो, और यहां भी हम रिएजेंट की प्रेजेंस में बॉन्ड की ब्रेकिंग करेंगे, तो आंख बंद करके याद रखना है ऑक्सीजन की तरफ ही बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक बात है? तो यहां मैं एक एक बात बताता भी चल रहा हूं कि आपको कब रेजोनेंस देखना है और कब नहीं। कार्बन कार्बन के बीच बंटवारा है तो देखिए, और जब इस तरीके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आए तो फिर कोई स्टेबिलिटी नहीं देखना है, सीधे पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा? जिधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं कि हम लोगों को ऐसा कैसे ज्ञान हो गया कि एल्कीन और एल्काइन के केस में हम बार बार बात कर रहे हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की, हम कार्बन आयन के बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका रीजन है, ये हमारे पास एक एल्कीन है, अभी मैं कोई बातचीत नहीं कर रहा हूं किधर शिफ्ट होगा। यहां हमारे पास रिएजेंट है, इस रिएजेंट के अंदर दो पार्ट हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक, यानी जो पॉजिटिव पार्ट होगा उसे इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे और जो नेगेटिव पार्ट होगा उसे न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हारे सामने मान लो ये कहूं कि अगर मुझे HBr के साथ रिएक्शन कराने को मिला तो H प्लस मेरा इलेक्ट्रोफाइल है और Br माइनस मेरा न्यूक्लियोफाइल। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, बना लीजिए और करके यहां लिख लीजिए। ठीक बात। यहां पर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है मतलब पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन अगर है तो क्या ये जो सिस्टम है हमारा, ये जो एल्कीन एल्कीन है, अगर हम इसकी बात करें तो ये सिस्टम हमारा इलेक्ट्रॉन रिच की कैटेगरी में आता है, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक है।
तो इसका मतलब इन दोनों में जो भूखा बंगाली होगा वही इसकी तरफ अटैक करेगा सबसे पहले। तो ये बताइए इन दोनों में किसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? बोलो, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका मतलब इसके ऊपर पहला अटैक रिएजेंट में भी कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही यहां अटैक करेगा, सुनते जाइएगा। अब अगर मैं इस पाई बॉन्डेड सिस्टम को किसी एक तरफ ब्रेक करके आपको दिखाऊं, तो मान लो मैंने कहा कि इस तरफ मैंने ब्रेक किया, तो क्या यहां पर पार्शियल नेगेटिव और यहां पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा? क्योंकि प्लस माइनस तो हमें दिखा नहीं है। अब यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल उड़ता हुआ किस तरफ जाएगा? नेगेटिव वाले पार्ट पर। तो जब इलेक्ट्रोफाइल यहां पर आ जाएगा तो हमको क्या नजर आने लगेगा? बोलिए सर। अब अगर हम बात करेंगे तो क्या यहां पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल आके खड़ा हो गया है, यानी इस कार्बन पे आके हमारा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया है। इस कार्बन को कुछ नहीं मिला है, मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब एल्कीन और एल्काइन जब रिएक्ट करते हैं तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, उनके ऊपर रिएजेंट साइड से पहले कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो भैया जो यहां इंटरमीडिएट बनता है, वो इंटरमीडिएट हर बार क्या फॉर्म होगा? कार्बो कैटायन। बोलो बेटा, कभी भी कार्बन आयन फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिच, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसका मतलब इंटरमीडिएट अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो इसका मतलब हम लोग बोलते हैं, हम किसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे? कार्बोकैटायन की। इसीलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा था कि जब भी आपके पास ऐसा समस्या आए कि आप किस तरफ पाई बॉन्ड शिफ्ट करें, तो उस समय आपको ध्यान रखना है क्या स्टेबल बने? कार्बोकैटायन। उसका रीजन है कि हमारा इंटरमीडिएट रिएक्शन की जो स्पीड है, जिसे मैं कहूंगा रेट ऑफ रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, जनरल टर्म बोलेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट कौन बन रहा है यहां पर? कार्बोकैटायन। यानी इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल, रिएक्शन के होने का चांस उतना ज्यादा। बात समझ में आती है कि नहीं? बना लीजिए, इसको साइड में उतार लीजिए। और मेरे हिसाब से आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि शुरुआत में क्यों मैंने आपसे बोला था कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है, कार्बन आयन क्यों नहीं देख रहे हैं आप। अच्छा, एक बात और है, यहां पर हम एल्कीन की बात कर रहे हैं, एल्काइन की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जब हम कार्बोनिल में जाएंगे तो वहां अटैक चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही है? उसकी बात बाद में करेंगे, अभी करेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब कुल मिलाकर आप इतना समझ गए कि पाई बॉन्ड को कैसे तोड़ा जाता है, और तोड़कर हम उसमें कुछ ना कुछ जोड़ ही रहे होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ये तीनों केसेस जो हमारे सामने हैं, क्या इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की मदद से पाई बॉन्ड को तोड़ रहे हैं और उसमें रिएजेंट के इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को असलियत में ऐड कर रहे हैं? यही तो कर रहे होंगे। तो क्या ये प्रोसेस बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की मदद के पॉसिबल नहीं था? इसका मतलब एल्कीन और एल्काइन में रिएजेंट को जब जोड़ा जाता है, यानी एडिशन रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है? यहां पर कुछ भी निकल के बाहर नहीं जा रहा है, बल्कि बाहर की चीज आकर यहां पर जुड़ रही है। अब मुझे बताइए, पहले जो आदमी अटैक करता है उसी के नाम पे रिएक्शन का नाम रख दिया जाता है। तो जब कभी मैं तुमसे बोलूंगा एल्कीन और एल्काइन कैसी रिएक्शन देते हैं, तो क्या वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे सर? अगर वहां पर इस तरीके का रिएजेंट पॉसिबल है तो। क्लियर है मामला? नीचे लिखिएगा एप्लीकेशन, हटाएं।
अगला लिखिए एप्लीकेशन। लिखिएगा द एडिशन प्रोडक्ट, द एडिशन प्रोडक्ट of multiple bonded, the addition product of multiple bonded compounds can be explained according to electromeric effect, can be explained according to इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यानी मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम में पाई बॉन्ड को तोड़कर जब हम कुछ चीजें जोड़ते हैं तो वो किसके द्वारा एक्सप्लेन की जाती हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के द्वारा। अब हम आते हैं डायरेक्ट रिएक्शन पर। एप्लीकेशन का एक एक करके मामला समझते चलिएगा। किससे करा रहे? HBr से। अब सुनना कहानी। पहला काम, क्या ये तुम्हारा रिएजेंट है? अरे बोलो भैया। अब रिएजेंट में ये पता लगा लो कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल। तो तुम्हें पता है कि HBr एक अच्छा एसिड होता है, H+ और Br- में टूट जाएगा। यहां आते हैं, क्या ये सिमेट्रिकल एल्कीन है? बोलिए सर। तो सिमेट्रिकल एल्कीन अगर है तो किधर भी तोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने मान लिया कि भाई कोई एक डायरेक्शन माननी पड़ेगी, हमने इस तरफ ब्रेक किया। अगर मैंने इस तरफ ब्रेक किया है तो यहां जरूर पार्शियल चार्ज बना लिया करो, जिससे ये पता चलेगा कौन कौन किधर आएगा। तो क्या यहां प्लस और माइनस बना लिया हमने? अब उठा के अपोजिट जोड़ दो चीजें। तो CH2 इन पर प्लस आया है तो इनको Br- दे देना, इन पर माइनस आया था तो इनको H+ पकड़ा देना। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा, अगर मैं इसको बोलूं तो क्या ये इस तरीके से लिखा जा सकता है? CH3 CH2 Br, यानी कि एथिल ब्रोमाइड। बोलिए सर, क्या बात समझ में आ रही है? एथिल ब्रोमाइड। मामला समझ में आ रहा है ना? अच्छा, एक्चुअली में इसमें कुछ समझना था नहीं, समझना तो आगे वालों में है। इनमें क्या समझना है? जब दोनों तरफ सेम है तो किधर भी तोड़ दो, प्लस माइनस उठा जोड़ दो, यही तो हो रहा है यहां पे। तो यहां तो तुम जो दिमाग लगा रहे हो वो आगे वाले में लगाना है। हाँ, आइए। YouTube में लिख रहे हैं सर हम आपसे बहुत डरते हैं, नाम नहीं लेंगे हम, और इस वजह से हम आपसे कुछ पूछ नहीं पाते हैं। कितने लोग हमसे पूछने आए और अब उनको खा गए हैं? हाँ, मैं बेइज्जती करता हूं, खुलेआम बोलता हूं, हमेशा करता रहूंगा, हमेशा करता रहूंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो वो इसलिए करनी जरूरी है, तुम्हारी बेइज्जती अगर हम ना करें तो तुम कभी 2 पैसे की चीज नहीं सीख पाओगे भाई। और एक बात, अच्छा एक बात बताइएगा, आप जब कभी भी पूछने आते होंगे तो क्या मैं जो भी आया है मैंने आराम से बताया है? तुम ऐसे ये कलाकारी हमसे करना मत। एक आदमी हमको ये बोल दे कि सर हम आपसे पूछने आए और आपने हमको भगा दिया कि चलो भगो यहां से, नहीं बताएंगे। नहीं, हाँ इंटेंशन समझो। जब कभी तुम बिल्कुल फालतू चीज, जैसे तुम मेरे पास आए और तुमने कहा सर सिमेट्रिकल एल्कीन है, बताओ किस तरफ तोड़े, तो अगर मेरे पास कोई हथियार हो तो मैं मार दूं तुम्हें, और उसमें मारना बनता है। तुम उम्मीद क्या कर रहे हो कि नहीं सर अगर हम आपके पास आए तो आप हमसे ऐसे ट्रीट करेंगे? अरे मेरे बेटे को नहीं आया क्या?
है मेरी पुतनिया, जैसे हम अपने बच्चे से बात करते हैं, हम ऐसे बात करें, अरे मेरी पुतनिया तुमको नहीं आया, बैठो चलो इनके लिए कुछ नाश्ता पानी मंगाओ। ऐसे नाश्ता कर रहे हैं और करते करते क्या कह दे रहे हैं कि सर एक बार और नाश्ता हो रहा है। अब बाद में कहे कि सर कितने अच्छे हैं बताओ, पूछने जाते हैं हम गधे, लेकिन हमको बोलते नहीं है गधा, हम बेवकूफ, लेकिन हमको बेवकूफ नहीं कहते हैं। हमें पता है हमारा नहीं हो पाएगा, लेकिन सर नहीं कहते कि तुम्हारा नहीं हो पाएगा। तो सर ऐसा काम हम करने वाले नहीं है, हमारा काम डॉक्टर का है सर, बात समझ रहे हैं। और डॉक्टरी इलाज मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली पिक्चर देखकर नहीं होता है, असलियत में डॉक्टर का काम वही है। देखी बीमारी ज्यादा है, पेशेंट क्या कह देता है, तुमने देखा होगा जब तुम नॉर्मल बीमार पड़ते हो तो तुम जाते हो, क्योंकि जब तुम ठीक रहते हो तो तुम क्या कह देते हो कि इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे गोली खा लें, तो डॉक्टर कहेगा चलो अच्छा खा लो। अब तुम देखते हो कि आईसीयू में ऐसे तड़प रहे हैं, कैसे तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो जान रहा। अब तुम कह दो कि नहीं, अच्छा आईसीयू में क्या होता है, मार भी देते हैं, जो बदमाशी करते हैं पेशेंट उनको दर्द दिया जाता है, डॉक्टर कहता लगा इसके दो, क्योंकि वो जान रहा है, वो तुम्हारी अब जान बचा रहा है। अगर तुम्हारे हिसाब से इलाज करने पे चला है तो तुम भी जाओगे और दो चार जो अगल बगल लेटे हैं उनको भी ले जाओगे सर, फिर सब लोग वहां ऊपर जाके ताश खेलना आराम से। और क्या, तो इसलिए कई बार कुछ चीजें इसी तरीके से करी जाती हैं। और हमारा बताने की ये मतलब है कि हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि हम अपना तरीका बदल देंगे, हम बताना चाह रहे हैं कि आप कितना भी मैसेज करें, मैं अपना तरीका बदलने वाला नहीं हूं। मैं आपकी बेइज्जती वैसे ही करता रहूंगा जैसे मैं अब तक करता आया हूं, बल्कि मैं नए नए तरीके ढूंढता हूं कि और कितने अच्छे तरीके से मैं आपको डिफरेंट वे से बेइज्जत कर पाऊं। बेइज्जती का और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो टर्म है ना सर कि बेइज्जती हो जाती है, इज्जत कहां है तुम्हारी? तुम्हारी तो इज्जत ही नहीं है। कोचिंग पढ़ रहे हो, पापा मम्मी ने पैसा दिया है, जो खाना ठूस रहे हो पापा मम्मी ने पैसा दिया है, जो कपड़ा पहने ऊपर से नीचे तक लेके लगता वो सब मां बाप का है, तुम्हारी तो वैल्यू ही नहीं है अभी, तो तुम्हारी इज्जत आई कहां से? इज्जत बनाओ तो पहले। बेइज्जत तो उसे किया जाता है जिसकी कुछ इज्जत होती है, तुम्हारी कहां कोई इज्जत है सर? और अगर अपनी इज्जत को ट्राई करना हो तो सिर्फ एक काम कर लो कि जब सिलेक्शन इलेक्शन की तो बात छोड़ दो, 4 दिन 5 दिन या 1 हफ्ता केवल ये कर लो कि जो घर वालों पे डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे, अपने आप कहीं रहो जाके, अपने आप कुछ कमा के खा लो, अपने आप कुछ करो, उस दिन अपनी इज्जत पता चल जाएगी। 5वीं के लौंडे को पढ़ाने भी जाओगे ना तो वो क्या कहेगा पता है कि भैया तुमको नहीं आता है, भैया तुमको कुछ नहीं आता है, वो बताएगा इज्जत क्या होता है। और फिर रोते हुए आओगे और क्या कहोगे पता है, तुम करो बेइज्जत, वो ज्यादा कर रहा है। क्योंकि बहुत लोग ये बात धमका देते हैं घर में कई बार कि अरे हम ऐसे नहीं करेंगे, नहीं तो हम चले जाएंगे। घर वालों को बोलना चाहिए तुरंत निकलो, तुरंत गेट आउट हो, बाहर आओ तुरंत करके, और तुरंत जैसे ही जा रहे हो तुरंत रोको कि सुनो भैया इधर आओ, ये जो कपड़ा लगता पहने हो समझदार हो, छुप के बैठोगे ऐसे कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और माता पिता से कहोगे कि तुम ही हमारे परमेश्वर हो और अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बोलो तब जब किसी लायक बन जाओ। और ये इज्जत वाला फैक्टर किसी मतलब नहीं है यार, ठीक है थोड़ा बेइज्जती होती है लेकिन तुम्हें आता भी तो है, और बेइज्जती से याद भी रहता है कि बेइज्जती की गई थी। अच्छा एक बात बता दे, जिन जिन सवालों में मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूं, आपने हमसे पूछा है और हमने आपके घर के बेइज्जती कर दी है, सर बूढ़े हो जाओगे 92 साल के, हाथ ऐसे तुम्हारा कांप रहा होगा, छड़ी अपने बेटे के हाथ पकड़ के चल रहे होगे, और अगर वो कहीं कापी में कर रहा होगा तो उसी छड़ी से मार दोगे कि ये गलत है, गलत है। और वो कहेगा मालूम है क्या कि दादाजी बहुत जानकार आदमी है। वहां तुम्हें समझ में आएगा, और वहां कहोगे कि एक आदमी था आज से 50 साल पहले, बात समझना। तब तुम्हारा वो बेटे का बेटा बताएगा कि नहीं उनके जैसा एक आदमी हमारे वाले भी सर है, तो तब तुम देखोगे तो तुम कहोगे अरे ये तो पुनर्जन्म हो गया, ये फिर आ गया है।
क्योंकि मैं खत्म नहीं होऊंगा, मैं बार बार पलट पलट के वापस आऊंगा। तो इसलिए इधर आइए, यहां देखिएगा सर। अब ये बताइए क्या ये एल्काइन है? अब यहां पर हमारे पास एक कंफ्यूजन ये होता है कि सर दो पाई बॉन्ड है, दोनों उड़ा दें क्या? एक एक करके ही तोड़ोगे। तो अगर मैंने तुम्हारे ये बोला कि इसका मेरे पास केवल कितना इक्विवेलेंट है बेटा? एक इक्विवेलेंट है, यानी मैं एक HCl या HBr लेकर कल को आया, तो इसका मतलब मैं यहां पर सिर्फ एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने की बात करूंगा, और यहां भी मैं पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज कार्बन पर ही है, ये ध्यान रखिएगा सर। तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, तो कहीं भी जोड़ दो, अभी कहीं कोई समस्या नहीं है, अभी तुम्हारे लिए मौज मस्ती चल रही है। यहां Cl और यहां हाइड्रोजन। क्या इसको मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। इनको अपन लोग अगर थोड़ा सा ध्यान करें तो क्या ये विनाइल ग्रुप होता था, और अपन इसको बोलते थे विनाइल क्लोराइड। अब एक बात और, इनको थोड़ा और सम्मान की निगाहों से देखो। विनाइल क्लोराइड स्टेबल क्यों हो जा रहा है? क्योंकि Cl का लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है। बोलो भैया, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी चलती जाएगी बातचीत। अगर ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है तो क्या ये बात तय है कि जो आपका विनाइल क्लोराइड है, जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड बना दो, ये सब हटाओ, ये तो तुम्हें पता ही है, अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूं तो क्या इसका रेजोनेंस हाइब्रिड मुझे ये बता सकता है कि यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है? बोलो सर। इसका मतलब नॉर्मल एल्किल हैलाइड, यानी जिसमें सिंगल बॉन्ड है, और इस वाले एल्किल हैलाइड को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी क्या लगेगी? थोड़ी ज्यादा लगेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कहां पर इसका यूज करेंगे ये भी बताए दे रहे हैं, SN1 और SN2 में धुआंधार यूज। तुम पढ़ने वाले बनो, हम तुमको पूरा बांच देंगे सर, जैसे कथा नहीं सुनाई जाती है, पूरी कथा के तरीके गा देंगे। और अभी ऑर्गेनिक जब पढ़ लोगे उसके बाद क्या करेंगे मालूम है? उसके बाद तुम्हारे पास एक तो बीच में कंपाउंड लिखा होगा और यहां पे सैकड़ों लाइनें जा रही होंगी। बात समझ रहे हो? फटाफट भरते जाना है, जवान से बोलते जाना है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन वहां केवल प्रोडक्ट लिखना है। तब तो तुम्हारे मौज है कि हाँ सर इसका ये मतलब है। जैसे आया तो तुमने बोला अच्छा कार्बोकैटायन होगा, स्टेबल होगा, फिर रीअरेंज हो जाएगा, तो वो यहां आएगा तो सर इसमें ये बनेगा। इतना पहुंचोगे तो ऑर्गेनिक का मामला है। ये थोड़ी डबल डबल बॉन्ड तोड़ने, तो बच्चों का खेल चल रहा है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना है इसको। अच्छा एक बात और, जब आ ही रहे हैं तो साला लपेटते हैं। विनाइल क्लोराइड है, हमने इसके N मॉलिक्यूल लिए। क्या लिए? N मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब अपन ने इसका क्या करा दिया? पॉलीमराइजेशन, यानी इनके जैसे लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ते चले गए। तो क्या फॉर्म होगा? पॉलीमर, यानी बहुलक। इसका मतलब कई सारे मॉलिक्यूल आपस में रिपीट होते होते अगर ऐड हो जाएंगे तो क्या बनाते हैं? पॉलीमर। अब वो पॉलीमर का नाम क्या होगा? विनाइल क्लोराइड था, बहुत सारे जुड़ गए यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड PVC। आया समझ में? तो देख रहा है विनोद, पॉलीमराइजेशन भी आ गया है यहां पर। अब क्या करेंगे ना सर, इसको जैसे ये अपनी समझ में आ गया है तो ये कंफर्म है कि कार्बोकैटायन स्टेबल बनाना है और उसी के बिहाफ में बात करनी है। चले रटते जाना है सब, मतलब मंत्र नहीं मारना है इसमें, और ध्यान रखना है। अच्छा ये वही सारी चीजें हैं जो बार बार तुम्हारे सामने आ रही हैं, तो थोड़ा ध्यान रखोगे तो काम बन जाएगा।
अब क्या ये सब काम आएगा? जब कहीं गए तो किसी ने बोला कि यार ये पीवीसी चाहिए, बोले अच्छा पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। अच्छा उसका मोनोमर विनाइल क्लोराइड होता है जिसमें सीएल का लोन पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, वहां पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। दुकानदार कहेगा भाई साहब 200 रुपया कम किया, बहुत ज्ञानी हो तो नहीं समझ रहे हो, सारा खेल इसी बात का है सर। आप गए, उसने प्लेट उठा के फेंकना शुरू किया, बोले ये वाला ले जाइए डिनर सेट। अब किसी की शादी में तुमको देना है, मान लो तुम्हारी तो होएगी नहीं, तुम दूसरे की में तो दोगे ना। तो डिनर सेट तुम गए पता करने, वहां जैसे ही मम्मी पापा के साथ हो और उसमें पटक रहे हो तो उसने वो तो तुम तुरंत बोले कि अरे पापा इसमें मेलामाइन होता है। मेलामाइन जो होता है वो कंडेंसेशन से बनता है, बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ही थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। पापा कहेंगे शाबाश मेरे लाल, ये 500 का नोट पकड़। आदमी कह रहा है पढ़ाई काम ही नहीं आती। आती है भैया, मंजन कर रहे हैं तो देखना है, पानी यूज कर रहे हैं, फ्लोराइड टेस्ट, फ्लोराइड ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूध को देखना है कि असली है कि नकली है, सर लैक्टोमीटर काम करता है। लैक्टोमीटर ग्रेविटी को लेकर काम करता है, उसमें क्या है इतना बड़ा होता है जैसे तुम्हारा बुखार नापने वाला है, उसको दूध के अंदर ऐसे डाल दिया जाता है, वो जितना पोर्शन ऊपर नीचे दिखाता है, नहीं समझे, उसमें कुछ आता नहीं है, जितना वो डूब गया उसके रिस्पेक्ट में बता देता है कि वाटर कितना ज्यादा है कितना कम है, बात खत्म। तो ये सब जानकारी तब आएगी ना जब बड़े आदमी बनोगे तो काम आएगा ये सब, वरना वही रोड में रिक्शा चला रहे हो, कोई नहीं पूछेगा तुमसे। और कोई पूछे क्या है, बोले पढ़ाई किया करो बेटा पढ़ाई। जितने तुम्हें दिख रहे हैं सब, हर आदमी ये जान रहा है। कुछ ऐसे गरीब हैं, दो तरीके गरीब है, एक वो जिनको पैदा किया गया है और एक वो जो मरते दम तक गरीब बने रहना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? बीच की कोई स्थिति नहीं होती। तो इसलिए जान लड़ाओ, जितना पढ़ाया जा रहा है इसको याद रखो। अब अच्छा बच्चा क्या है कि हाँ सर विनाइल क्लोराइड आपने बताया था पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो यहां पर ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं। तो आप जो भी रिएक्शन यहां पढ़ा रहे हो उसमें ये आदमी रिएक्शन जल्दी देने वाला नहीं है, इतनी बात ध्यान रखनी। इसमें कौन सी नई बात है? और एक सवाल आता है यहीं पर, तो यहीं से आपका 4 नंबर बच जाएगा सर। अगला तीसरा नंबर आओ, अब लेते हैं CH3 CHO यानी एल्डिहाइड और कीटोन HCN के साथ रिएक्ट करते हैं। कक्षा 12 का रिएक्शन है सर, बोलो भैया क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये कहलाती है। बनता है साइनोहाइड्रिन। क्या फॉर्म होता है सर? साइनोहाइड्रिन बनता है। अब हमें अगर अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखना है तो अपने को पता है ऑक्सीजन की तरफ ही चलना पड़ेगा। अरे बोलो भैया, यहां कोई स्टेबिलिटी वाला चक्कर काम नहीं करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से पाई बॉन्ड टूटेगा। अब सर H प्लस है CN माइनस है, यहां पर अगर आप उठा के जोड़ेंगे तो CH3 CH, ऑक्सीजन पर माइनस आया है तो इसे H प्लस मिलेगा तो OH हो जाएगा। इस कार्बन पर प्लस आया, इसे CN माइनस मिलेगा तो CN हो जाएगा। और जैसे ही चारों वैलेंसी अलग होगी ये कार्बन चमकने लगेगा, अचानक से इसके अंदर से प्रकाश निकलेगा जो कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऐसे पढ़ो तो मजा आएगा। कौन कहता पढ़ाई में मजा नहीं है? यहां जो बना है इसका नाम लिख लेना, साइनोहाइड्रिन। चौथा रिएक्शन, बातें मत किया करो, औरतों को फेल किए हो तुम, ऐसा पंचायत करते हो भाई, गजब है। वही देखते हैं बच्चियां बैठी, ये लोग कम बात करती हैं, लड़के ज्यादा। तो तुम तो जान लो तुम्हारे अंदर कौन सा कैरेक्टर आ रहा है। हाँ, तुम तो मीजोमेरिक इंडक्टिव ये सब पढ़ ही चुके हो। अगर ये सब हरकतें आ रही तो एक कैरेक्टर है जो जनरेट हो रहा है, तो देखे रहना है। ऊपर वाले ने दोनों कैरेक्टर दिए हैं इंसान को। हाँ, दोनों कैरेक्टर होते हैं। जो कैरेक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है वैसा ही काम आप करते हो। तो ऊपर वाले ने तो डोमिनेटिंग बनाया, आपको लड़का बना के भेजा, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? वो पीछे वाला कैरेक्टर और बढ़ा रहे हो।
तो देखे रहना है कि फिर धीरे से क्या होगा। फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें क्या लगेगा मालूम है? 4 लड़कों के बीच में बैठे हो, ऐसे लड़के होते हैं जो क्या बोलते हैं कि जब हम 4 लड़कों के बीच में बैठे तो उनको अच्छा नहीं लगता है। और सुनो तो 4 लड़कियों के बीच में होते हैं तो अच्छा लगता है, और ऊपर वाला उनके हाथ को ऐसा कर देता है, देखा होगा। और वो हर क्लास में ऐसा एक होता है, तो रेशियो तुमको मालूम है 100 में से 1 का है कम से कम। तो देखे रहना है सर। यहां ही है सर, इधर देखिए, क्या यहां डबल बॉन्ड है? अब सुनिएगा, क्या ये अनसिमेट्रिकल है? तो अपने को ये देखना पड़ेगा कार्बोकेटायन कहां ज्यादा स्टेबल बनेगा। सर CCl3, क्या इसका माइनस आई इफेक्ट होता है? और कोई बता सकता है इसका एक इफेक्ट और है? हाथ उठा के बताना है। 1 आदमी, 2 आदमी, -H। अगर हमारा लेक्चर पूरा देखा होगा तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। CCl3 वाला पोर्शन भी है उसमें, यानी CCl3 क्या शो करता है? -H इफेक्ट, यानी कि इसी को बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन देना प्लस हाइपर कंजुगेशन, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन ले लेना क्या कहलाता है? रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। तो -H इफेक्ट भी काम करता है जब भी पाई बॉन्डेड सिस्टम के साथ होगा, है ना? तो -H इफेक्ट, बल्कि H क्यों लिखे? HC लिखे यार, क्यों भाई? माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक बात। अब सुनो जरा, जब सब कुछ माइनस है तो इनके बगल में तो प्लस किसी कीमत पे लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस आएगा तो ये और उसको बढ़ा देंगे। इसका मतलब हमें प्लस ऐसी जगह लाना है जो इनसे दूर रहे, यानी इस कार्बन पर प्लस लाओ और इस कार्बन पर माइनस लाओ। लेकिन सारा कंसंट्रेशन तुम्हारा किस पर होना चाहिए? कार्बोकेटाइन को स्टेबल करना है। यहां आते हैं H प्लस Br माइनस, तो उठा के जोड़ दीजिए तो बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड, इनको H प्लस मिलेगा तो CH2 और सिंगल बॉन्ड CCl3। अच्छा एक बात और है, यहां पर प्रोडक्ट गलत वाले भी बन रहे हैं। बोलो सर, तो आप जो भी बना रहे हैं वो स्टेबल बना रहे हैं, इसी को कहा जाता है मेजर प्रोडक्ट। यानी ज्यादा मात्रा में जो बने तो वो ज्यादा स्टेबल रहा होगा तभी तो बन रहा होगा। ये मेजर प्रोडक्ट की कैटेगरी। ठीक बात, हटाया जाए। तो जब कभी भी CCl3 तुम्हारे सामने आए तो आपको याद रखना है कि इसके 2 इफेक्ट हैं, -I भी है और माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन भी काम करता है। चलो चलो, नहीं तो मुझे देखते रहोगे बार बार। 5वां नंबर, अब हम आपको दे रहे हैं, दिमाग लगाइएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, और हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं HBr के साथ। बताइएगा सर प्रोडक्ट। देखिएगा सर, क्या हमें ये पता है कि CHO जो है डबली बॉन्डेड सिस्टम के साथ लगा है, यानी कि इसका -M इफेक्ट भी है और -I भी है। क्या इसमें कोई समस्या हो तो बता दो। अब हमें एक बात तय है कि हम इसके बगल में कभी भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं लाएंगे, वरना ये परेशान करेगा। इसका मतलब मैं जब भी बॉन्ड की ब्रेकिंग करूंगा
इस तरीके से करूंगा तो यहां आएगा प्लस और यहां आएगा माइनस। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH और H प्लस मिलेगा तो CH2 लिख दे रहे हैं और CH। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। बना लीजिए सर। अब सर यहां तक का तो मामला ठीक है। जब ये इस तरीके से ब्रेक हुआ तो कहानी को जरा सुनिएगा। क्या कुछ ये मामला है? बोलो भैया। और अगर ये मामला है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जब तक H प्लस यहां से उड़ेगा, अरे बोलो ना यार, इसी की प्रेजेंस में ये ब्रेक होगा। तो जब तक H प्लस, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर अगर H प्लस यहां आने वाला है तो क्या ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में चला जाएगा, और अगर ये रेजोनेंस में चला गया, सुनते जाइएगा, तो क्या यहां पर CH2 प्लस ये तो यही रहेगा, यहां पर बनेगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O माइनस। क्या अगर मैं इससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करूं तो मेरा एक प्रोडक्ट यहां पर और बनकर आएगा, दिख रहा है तुमको? CH2 पर Br लगा दिया, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। बोलो भैया, अब क्या ये भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा? बिल्कुल होगा सर। अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या ये कीटो फॉर्म है? बोलो बेटा, क्या ये इनॉल फॉर्म है? और बहुत हमें कहीं डरने घबराने की जरूरत नहीं। अगर हमसे कोई पूछे कि आपने यहां रेजोनेंस क्यों नहीं लिया, तो मैं कहूंगा क्योंकि मैंने टॉटोमेरिज्म पढ़ा रखा है। नॉर्मली कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म से बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, जब तक कि वहां कोई हाइड्रोजन फाइड्रोजन बॉन्डिंग या रेजोनेंस का चक्कर ना आ जाए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ज्यादा स्टेबल कौन है? कीटो। इसलिए मेजर प्रोडक्ट हम वही बनाएंगे, इसे बनाने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर है मामला? बना लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये स्टेबल क्यों। तो ये आपका कैसा प्रोडक्ट होगा? माइनर प्रोडक्ट। ये कैसा प्रोडक्ट होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये याद रखना है कि जरूरी नहीं जहां चार्ज दिखे वहां रेजोनेंस करा लो। रेजोनेंस कराते समय ये भी देखना है कि सामने वाली चीज क्या है। तो दूसरा आदमी क्या बन रहा है? कीटो। ये क्या बन रहे हैं? इनॉल। और हमें पता, इधर देखो, अगर हमारा इनॉल बनता और यहां कहीं और आगे डबल बॉन्ड मिल जाता तो हम बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज है। यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं है, इसका मतलब हम लोगों ने पढ़ रखा है नॉर्मल कीटो फॉर्म 99.9%, इनॉल बनता है 0.1% लगभग या 0.01। इसका सीधा सा मतलब है कि सारा का सारा जो रिएक्शन है वो किस तरफ शिफ्ट रहेगा? कीटो की तरफ। ठीक है, तो हमेशा कौन ज्यादा बनेगा? यही तो आंसर याद रखना है। पेपर में आया हुआ सवाल है, मेजर प्रोडक्ट कौन देगा? कीटो ही देगा। ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं? कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन बनाया और बना के इसको रेजोनेंस में ले गए। एक और बात पूछें, इधर देखो, यहां हमने माइनस ही क्यों बनाया, प्लस क्यों नहीं बनाया? अगर हम यहां प्लस बनाते तो पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये वो वाला कॉन्जुगेशन है जिसमें रेजोनेंस नहीं होता, क्योंकि डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता वेता नहीं है। अरे बोलो ना भैया, लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है? तो इसका मतलब यहां प्लस लाना मूर्खतापूर्ण है। क्लियर है मामला? जैसे बहुत लोग ये कह सकते हैं कि अगर प्लस यहां ले आए तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाए। नहीं सर, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट रखेगा। यानी मैंने बताया भी था कि वहां कॉन्जुगेशन दिख रहा है लेकिन रेजोनेंस नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना। चले, अब नीचे नोट करके लिखिएगा,
पाई बॉन्ड शिफ्ट करके स्टेबल कार्बोकैटायन बनाओ। ये तो हम करते ही आ रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब ये इसके आगे एक बात और जोड़ रहे हैं, अगर कार्बोकैटायन के रेजोनेंस में जाने से स्टेबल प्रोडक्ट बने, बल्कि स्टेबल ना लिखो, मोर स्टेबल लिखो, तो ऐसे कार्बोकैटायन को रेजोनेंस में भेज दो। मतलब ऐसे कार्बोकैटायन को तत्काल प्रभाव से रेजोनेंस में जाने दो। यानी क्या होगा सर, अब आपको ये पता है कि सबसे पहले कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल। तो क्या बीच में इंटरमीडिएट बनता है या नहीं बनता है? अब अगर ऐसा इंटरमीडिएट बना जो आगे चल के रेजोनेंस में जा सकता है कार्बोकैटायन, तो हमें पता है कि अगर रेजोनेंस में जाएगा और स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा तो हम उस पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस में डाल देंगे। यहां पर क्या रेजोनेंस था? यहां रेजोनेंस नहीं था, तो इसमें कुछ नहीं हुआ, जहां था वहीं रहा है। चला जाए, उतार लिया है, बोलो सर। अब एक सवाल करते हैं तो इसको देखते हैं, कितने हो गए? 5। क्या आ नहीं रहा है क्या? है? आ रहा है? अरे जब आता है तब ऐसा मुंह बनाते हो क्यों बे? जब हो भाई, ऐसा बनाया मुंह, क्या हो गया? आ रहा है ना? नहीं आता है तो खुश रहते हैं हम लोग, तब मुस्कुराते हैं। आओ भैया आओ। अभी कल 12th वाले कौन नहीं है बैठे? और कोई 12th बैच का है? 2 आदमी, 3 आदमी। सुनो, पेपर दिया सैटरडे को, मैंने पूरा पेपर एनसीईआरटीज बनाया, दिया, कुछ नहीं करा इन लोगों ने, थोड़ा बहुत लिखा। कल आए, सबको मैंने तुरंत पकड़ लिया, अपहरण कर लिया सबका, सेम पेपर सबको वापस कर दिया। उससे बैठे सामने हैं, 4:10 पर पेपर दिया। किताब तुम्हारे पास, मोबाइल तुम्हारे पास, ढूंढो लिखो। कितने बजे गए हैं मालूम है? 8 बजे। बैठे हैं सामने, बोल लो, उनसे पूछ लो, रो रहे थे, जाने दो अब पूछ लो। अच्छा कोई चीज मना करी थी? मोबाइल, किताब जाके ले आओ, मास्टर भी ले आओ अगर ला पाओ तो। और सुनो, पेपर कहां से है? एनसीईआरटी से। एक एक लाइन एनसीईआरटी से है कि नहीं? एक भी सवाल बनाया नहीं है, जो छपा है वही दिया है, लेकिन कहां से दिया ये तुम्हें ढूंढना है। अब कल वाले पेपर में अगर ये लोग सवाल पढ़ते और उसको खुद से करने का प्रयास करते, जहां परेशानी होती उसमें किताब की मदद लेते, तो पेपर 2 घंटे में हो जाता। ये क्या कर रहे हैं? सवाल पढ़ रहे। अब वो नीचे वाला आ गया है, लेकिन इनको याद ही नहीं आ रहा है, बैठे रहे हैं कल।
और कल से ठिकाने में आ गए होंगे। अब ये जान गए कि ये टेस्ट भी देना है, और अगर उसमें 2 लोग मरे, जो नहीं दिए थे वो आ गए लपेटे में, वो भी दे रहे हैं। और बस एक ही काम, जैसे कुछ होते हैं कि सर वो थोड़ा सा हमें काम, हमका बात करा दो। एक ने बात कराई हमारी, हमने तुरंत बताया। हमने कहा भाई साहब नमस्कार। बोले अरे सर नमस्ते। हमने कहा ये बताइए आप इनके पापा बोल रहे हैं? कह रहे हैं हाँ। अरे हमने कहा एक खुशखबरी आपको देनी थी। बोले क्या? हम कहा आपका बच्चा फेल होने वाला है। हाँ। कह रहे हैं मतलब? हम कहा एक तो टेस्ट में कुछ कर नहीं पाए, उसके बाद किताब और मोबाइल, मैंने कहा पूरा ओपन करके पेपर पूरा करना है। तो बोले फिर सर? हम कहा अभी भी आधा कर पाए हैं। तो जब ये किताब से देख के नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब ये फेल ही हो जाएंगे। कहना भाई साहब घर आने दीजिए इसको। तो हमने कहा कि ये अभी हो सकता है 8 साढ़े 8 तक यहीं रहेंगे। अरे बोले इसको बांध के रखिए वहीं पर, अब मिला होगा प्रसाद घर में, फिर कल पता चलेगा कूटे गए कि नहीं। हाँ। और ऐसे कह रहे हैं वापस बात कर लीजिए। आप कोई नहीं कहेगा वापस बात, तुम कराओ ना बात हमारा। अगर हम तुम्हारे फेवर में बात कर सकते हैं तो ये भी समझ लेना फिर हम ऐसी भी बात कर सकते हैं कि तुम्हारी तुड़ैया भी बहुत तगड़े से होएगी। क्योंकि हम वो ऐसे नहीं बताते हैं कि भाई साहब ये थोड़ा सा कमजोर है, ये हम उल्टी बात बताते हैं। जैसे हम तुमसे क्या कहते थे कि हमें कुछ पढ़वाना है तो हम क्या कह देते हैं इसको मत पढ़ना, तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करता है। वैसे ही हम घर वालों से भी बात करते हैं कि भाई साहब खुशखबरी है, तो जहां वो थोड़े खुश हुए और तुरंत बता दिए कि ये बिल्कुल पढ़ने में नाकारा है, इनका कुछ होगा नहीं। और मैं तो सिलेक्शन वालों से ऐसे पूछता हूं भाई साहब क्या आपके पास पैसा बहुत है? बोले मतलब? हमने कहा आपका बच्चा तो बर्बाद करने पे उतारू है। बोले मतलब? हमने कहा ये हमसे कहता है सिलेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं, हमारे घर में इतना पैसा है। दुनिया का कौन बाप है जो ये सब सुन के छोड़ देगा अपने लौंडे को? मिला प्रसाद, अगले दिन शांत होके आ गए। हमने कहा क्या हो गया? मिला? बहुत मारा है पापा ने। अब वो हमसे नहीं किसी से नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे घर में पैसा है। पैसा छुपा ले रहे, पैसा देख रहे हैं तो कह रहे हैं छुप जा रहे हैं, कह रहे हैं हम पैसा नहीं देखेंगे। और ये तरीका है सर, ये तरीका सीखने का है, वरना नहीं है। क्योंकि हम लोग जहां से आए हैं और जो लोग गांव देहात के हैं उनको बहुत बढ़िया से पता है। एक चीज हमें, एक लेसन अपने पिताजी का आज तक याद है। कक्षा 6 में थे, यहां से आगरा जा रहे थे तो बैठे थे, नॉर्मल जो ट्रेन होती है, जो जनरल डब्बे होते हैं, सामने एक अंकल आंटी उनके बच्चे अच्छे बैठे, निकाला अंगूर, अंगूर खा रहे थे। आंटी जी ने कहा कि लोगे? और हम देख रहे थे, हमका पिताजी हमारे बगल में, कुछ नहीं कहा, सुनो, खा लिया। आज तक स्टेशन याद है, टूंडला उतरे, 2 किलो अंगूर लिए, वहीं स्टेशन पे बैठा ला गया, खाओ, कोई कुछ नहीं। तो हम पहले खुश हुए। हमने कहा कि अरे बाबा बताओ, मतलब हमने कुछ कहा और देखा, दिल की बात समझ ली इन्होंने। 200-250 ग्राम तक तो हम ठूस गए। अब उसके बाद हमने कहा कि अब हम नहीं खाएंगे, तड़ाक। यहां से मतलब होता है ना, मार याद रहती है आदमी को। सर आंसू गिर रहा है, अंगूर मीठा है और उसमें सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, ये हमको समझ में आ रहा है। ये होता है माँ बाप का लेसन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और बता रहे कक्षा 6 की बात, आज से 20 साल पुरानी बात बता रहा हूं, 20-22 साल बाद, आज भी याद है और एक एक अक्षर सा याद है। उसके बाद से अगर कोई कुछ खा रहा होता है तो आज भी आदत हो गई है, वो डर है, वो दिमाग में वो चीज बैठी हुई है। जब कोई कुछ खा रहा होता है तो अपने आप ही देखते ही नहीं है उसकी तरफ, याद आ जाता है, बहुत पहले गए थे, नहीं देखना है। हाँ, और मारने का तरीका ये थोड़ी कहा जा रहा है कि आपको अंगूर। अच्छा, आजकल के माँ बाप कैसे सिखाते हैं, बेटे आपको गंदी बात होती है, आपको नहीं लिया जाता है। वो कह रहा है अच्छा ओके, सॉरी मम्मा, सॉरी पापा। अब मम्मा और पापा हो गए हो,
गांव देहात में कहीं कुछ है ही नहीं, वही वाला जूता है, रबड़ वाला, काला वाला। भैया गांव देहात का आदमी वही पहन रहा है साहब, वो काला वाला रबड़ वाला जूता है, उसी में वो मट्टी में चला जा रहा है, बाहर भी चला आ रहा है, दो के बराबर है फिर। और वो चलता है जब तो बढ़िया छपता है, बेहतरीन। पुलिस की मार है वो, उसमें निशान नहीं आता है, लगती चोट बहुत ज्यादा है। और नहीं तो ज्यादा बदमाश कहीं नीम के पेड़ के नीचे बांध दो। गांव के 2-4 आदमी बुलाए, बोले बोले ठोंको इसको, मारो साले को। यहां के तरीके थोड़ी है कि किसी ने घर में अगर चाचा ने कुछ कह दिया तो तुरंत चले आए कि आपने हमारे बच्चे को कहा, अरे तुम्हारा बच्चा हो गया। परिवार में रह रहा है सर, इसीलिए कहा जाता है अगर आपको कहीं कोई आपके घर परिवार का आदमी किसी बात को टोके तो बुरा मत मानिए। आप ये नहीं कि लपक के पहुंच गए कि मम्मी देख रहे हो हमको मारती है, तुमको चुड़ैल कहती है और लड़ाई कराती है तुम, जब हमको कहलवाओ। माँ और चाची में लड़ाई हो रही है, तुम अगर बैठे हो तो आराम से नाश्ता करते रहो। अगर मम्मी कहें कि जाओ देखो तो नीचे जाओ, कह दो अचार लाओ, लड़ने दो। उनसे कहो कि कहां तुम लड़ ही नहीं पा रही हो ठीक से, बताओ तुम इतनी कमजोर हो। ऊपर मम्मी से कि बताओ कल की अभी आई हैं तुम्हारे सामने टिकेंगे। कराओ युद्ध बढ़िया से, अपना माहौल बना के रखो। तुम क्या करते हो, एक पार्टी की तरफ हो जाते हो। एक पार्टी नहीं होना, वो परिवार है सर। अब उसमें क्या होता है ना, उसमें कई बार ये होता है, उसमें ये होता है कि वो लोग तो बाद में एक हो गए और दोनों तुम्हारे दुश्मन बन गए, क्योंकि उनको ये याद है कि लड़ाई के समय तुम किस तरफ खड़े थे। तो इसलिए देखे रहना है कि हर लड़ाई में जाके तुरंत पाला बदलना नहीं होता है। इसीलिए बताया जा रहा है, तभी कहा जा रहा है सीखने का तरीका ही यही है, बिना मार के कुछ नहीं होता है। अब कल टेस्ट लिया है, अभी अगला टेस्ट लेंगे, अब ये साले पढ़ के भी आएंगे, अब ये एनसीईआरटी भी पढ़ के आएंगे, सब कुछ करके, क्योंकि शर्म के मारे डूबे जा रहे हैं ना। किताब में लिखा हुआ है, एक एक चीज दी हुई है, फिर भी नहीं कर रहे। यहां पर अगर हम HBR से कराए तो मेजर प्रोडक्ट बताना, देखे कौन बता पाता है। जो बता ले जाएगा वो हीरो होगा क्लास का। बना इधर देखो, क्या ये बात तय है कि हमें इन दोनों में से किसी एक डबल बॉन्ड को तो पहले तोड़ना ही पड़ेगा। अगर मैंने डबल बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक किया, अभी किधर भी करो एक ही चीज है दोनों तरफ, तो अब तो दोनों तरफ है ना, एक कुआं है एक तरफ खाई है, तो अब यहां बच नहीं सकते। कोई ये नहीं कहेगा ऑक्सीजन की तरफ जाओगे तो नुकसान हो जाएगा, भाई नुकसान, अब जाना ही जाना है। तो सर हमने बॉन्ड ब्रेक किया, अगर हमने बॉन्ड ब्रेक किया तो क्या यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां पर क्या ये नेगेटिव चार्ज रुकेगा? नहीं, कहां निकल लेगा? रेजोनेंस में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर ये रेजोनेंस हुआ तो देखते जाना, क्या तुमको थोड़ी देर में ये भाई साहब ये तो कहेंगे हमारा कोई संबंध नहीं है रेजोनेंस रेजोनेंस से। यहां आते हैं सर, क्या यहां पर अगर रेजोनेंस हुआ है तो जहां सिंगल है वहां डबल, जहां डबल है वहां सिंगल, तो यहां O माइनस हो गया और यहां पर ये प्लस रहा। ठीक बात। अब तुम्हारे पास क्या आइटम है? H प्लस और Br माइनस। तो ये लोग कहेंगे लाओ
कोई दिक्कत की बात नहीं, तो दो भैया इनको। तो जब पकड़ाया तो इनको H+ मिला, मतलब ये OH हो गए। यहां पर इनको Br+ मिला, वो Br- मिला, तो यहां Br हो गया। अब यहां अगर Br हुआ तो यहां एक H था, बोलो गुरु। अब ये जो H है, सुनते जाना, हर वो अल्फा H जो H+ की तरीके निकले, अपने पीछे छूटे नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाए, यानी वो एक्टिव हाइड्रोजन होता है। यही टॉटोमेरिज्म में पढ़ा है हम लोगों ने। तो क्या ये वाला H यहां से एज H+ निकल सकता है? बिल्कुल निकलेगा। और अगर ये H+ की तरीके निकलेगा तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रिएक्शन हो चुकी है। अब यहां हो रहा है टॉटोमेरिज्म। क्लियर है मामला? अब टॉटोमेरिज्म अगर हुआ तो क्या सर, ये बताइए, यहां जहां सिंगल था वहां डबल, जहां डबल था वहां सिंगल, ये Br जहां जुड़ा है वो जुड़ा रहेगा क्योंकि वो तो गया नहीं है। ये H+ जो एक्टिव हाइड्रोजन के तरीके निकला था वो यहां आ गया। बात समझिएगा। जैसे ही ये बना, नहीं हवा लगी क्या? ये लगी ना? अब टॉटोमेरिज्म हो गया है ना। यहां तक रिएक्शन खेल रहे थे। इसके बाद अगर हमने देखा कि H+ निकले तो टॉटोमेरिज्म हो सकता है, तो टॉटोमेरिज्म कराया। अब जो बना, ये जो बना है, इनके अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकला, क्योंकि ये क्या बन गए हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड अगर है तो जबरदस्त स्टेबल है, और ये तो पॉसिबल ही है कि स्टेबिलिटी के लिए आप ये काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा है फाइनल प्रोडक्ट। मतलब ये सवाल क्या सिखा रहा है कि जब हम बॉन्ड की ब्रेकिंग करें तो हम ये भी ध्यान रखें कि अगर चार्जेस रेजोनेंस में जा सकते हैं तो आप उनको रेजोनेंस में जाने से रोक नहीं पाओगे, तो आप रोक दोगे। अच्छा, एक बात और सुनना, अब अगर ये एरोमेटिक कैरेक्टर ना आ रहा होता तो क्या हम ये बोल देते फिर वही बात कि कीटो इनॉल से ज्यादा होता है तो हम नहीं ले जाएंगे? लेकिन यहां हम नहीं कर सकते क्योंकि हमको ये पता है, और ये कॉमन सेंस है। क्या मालूम, जब इस प्रकार का कॉन्जुगेशन मिले तो तुम यही बोलोगे कि अगर गुरु किसी तरीके एक डबल बॉन्ड और अंदर आ जाए तो ये अपने आप ही क्या बन जाएगा? एरोमेटिक। तो हमें हर इस तरीके के सवाल में एरोमेटिक कैरेक्टर को लाने का प्रयास करना चाहिए। क्लियर है मामला? तो बढ़िया सवाल है। कल हम लोग इसी के आगे बातचीत करेंगे। कल प्रातः 7 बजे क्लास है, सही हो गया है? तो कल की क्लास 7 बजे होगी, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है मामला? क्या पढ़ाएंगे? इसी के आगे पढ़ाएंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं आए तो खेल खत्म है।